अच्छा, 3 कंपनियाँ हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्री, राइट? तीनों कंपनियाँ क्या करती हैं? तीनों कंपनियाँ टोबैको इंडस्ट्री में हैं, ठीक है? और इन तीनों कंपनियों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी किसी कंपनी का है तो वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। तो ऐसा क्या कारण है कि गॉडफ्रे फिलिप्स जो है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं? तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स जो है अच्छा बेटर परफॉर्म कर रही है, अच्छा खासा सीएजीआर जनरेट कर रही है, लेकिन और बाकी अदर कंपनियों उसके कंपेरेटिवली उतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रही हैं? ठीक है, तो फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, जनवरी 2024 से देखें, ठीक है, जनवरी 2024 में इसका लगभग 2000 के आसपास यह ट्रेड कर रहा था। गॉडफ्रे फिलिप्स जनवरी 2024 से लेकर लगभग सितंबर आते आते इसने लगभग 9,000 रुपये तक का हाई मारा इस स्टॉक ने। तो लगभग 4 से 5 साढ़े 4 गुना इसने रिटर्न जनरेट करके दे दिया सिर्फ 8-9 महीने में, राइट? तो आप यदि वो सब बातें भी छोड़ दें, सिर्फ आप फरवरी 2025 का देखें तो इस महीने में भी सिर्फ इसने लगभग 70% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, सिर्फ एक स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप्स ने। तो ऐसे क्या रीजन्स है कि ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, तो देखिए, यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। कंपनी का 93% लगभग 95% के आसपास पूरा बिजनेस इसका टोबैको प्रोडक्ट बनाने में और सिगरेट बनाने का है। बस सिंपल सा बिजनेस मॉडल है इसका, ठीक है। बस ये क्या करती है, सिगरेट बनाती है और उसको बेचती है, और सिगरेट का बिजनेस है इनका, और ये लगभग 40 कंट्रीज़ में इसको ऑपरेट करते हैं या इसको सेल करते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट हुआ, यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, इन सब चीज़ जगहों पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो देखिए, इस ऐसा क्या रीज़न है कि ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है? अच्छा, यदि निफ्टी गिर रहा है, राइट? निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी 50 गिर रहे हैं, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, लेकिन निफ्टी के करेक्शन के बावजूद यदि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मतलब उस स्टॉक में कुछ तो दम है, तभी तो वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। जहाँ हर दिन निफ्टी करेक्ट होता जा रहा है, लेकिन वहीं पे गॉडफ्रे क्या है, फरवरी में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके हमको दिया है। तो थोड़ा-सा इसका अब हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस देख लें, तो इसका जो पीई है वो लगभग 30 के आसपास, 29 के आसपास का इसका पीई है। तो यदि आप फ़िलिप्स इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा-सा गॉडफ्रे फ़िलिप्स को तो थोड़ा-सा अभी ये पीई तो थोड़ा महँगा है, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, बस थोड़ा-सा महँगा है। लेकिन यदि कोई चीज़ अच्छी है तो मार्केट भी उसको थोड़ा-सा अधिक वैल्यूएशन देने की ट्राई करता है, इसीलिए आईटीसी वगैरह और वीएसटी कंपैरेटिवली थोड़ा-सा पीई इसका ज़्यादा है, जो कि जस्टिफाइड है और ठीक-ठाक पीई है इसका, राइट? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस कंपनी में यदि आप डेब्ट टू इक्विटी देखिएगा तो क्या है, बहुत कम। इस कंपनी के ऊपर लगभग ऑलमोस्ट नील डेब्ट है, ठीक है। और कंपनी के जब आप कैश फ्लो देखिएगा उसका, कंपनी का तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो ठीक ठाक है, और इसका जो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो वो भी ठीक ठाक है। और जब इसका फाइनेंशियल कैश फ्लो देखिएगा तो वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने कर्ज को चुकाने को ट्राई कर रहा है। कंपनी जिसके पास जो कर्ज उसको जल्दी जल्दी भरने की कोशिश कर रहा है, तो लगभग 4-5 करोड़ का इसका मनी आउटफ्लो है, तो ठीक ठाक है, कोई बहुत वो नहीं है। कंपनी बहुत ही मतलब फाइनेंशियली लेवल पे इन कैश फ्लो के लेवल पे बहुत ठीक ठाक कंपनी है, ठीक है। तो अब यदि इस कंपनी का आप जैसे 2-3 पिलर्स होते हैं ना कि कंपनी क्या कैश फ्लो जनरेट कर रही है, एक दूसरा क्या कंपनी के पास मार्केट शेयर है, दो क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है या कंपनी के पास ग्रोथ है। ये 3-4 पिलर्स हैं, यदि इस पिलर पर हम स्टॉक को जज करते हैं मोटा मोटी, यदि हमको इस पिलर पर सारी चीज़ें ठीक लगी तो मतलब कंपनी क्या है, ठीक है। तो कंपनी देखिए 30,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी आपका जो है कि आरओई जनरेट कर रही है लगभग 20 के आसपास का, 20 के आसपास का आरओई है, और ग्रोथ लगभग 25-26 के आसपास का है। तो जनरली क्या होना चाहिए कि यदि दोनों इक्वल रहे आरओई और ग्रोथ तो क्या ठीक ठाक माने जाते हैं। तो 3-4-5% का अंतर है, तो इतना तो ठीक है, इतना मतलब मेंटेन है कि आरओई यदि हमारा 20% का है और ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है तो ठीक है। एक्चुअली में आरओई ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ
थोड़ा सा कम है तो वो सस्टेनेबल होता है, लेकिन ये भी सस्टेनेबल है। इसमें मतलब कोई कुछ वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इसमें इशू हो। ठीक है, तो यहाँ इस लेवल पे यदि हम देखें तो इसका मार्केट शेयर भी लगभग 14% के आसपास का है, तो बहुत अच्छा मार्केट शेयर है इसका 14% का। ग्रोथ बहुत अच्छी है इस कंपनी में। और देखिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना है और ना ही आपको कोई अपना आपको इससे कोई अपना आइडिया लेके यदि मैंने बोला और जाकर आजकल शेयर परचेज कर ले, नहीं, ये सिर्फ हम कंपनी, तीनों कंपनियों में आईटीसी, वीएसटी और गॉडफ्रे में, ये तीनों कंपनियों में गॉडफ्रे अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है, इसी को हम जस्टिफाइड, इसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से अपना वीडियो। तो गॉडफ्रे जो है क्या, उसका ग्रोथ अच्छा खासा है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इसका बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका जो Q3 का रिजल्ट आया है, Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि कंपनी, अदर कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है उनमें यह कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसका टॉप लाइन भी इंक्रीज हुआ है, इसका बॉटम लाइन भी इंक्रीज हुआ है और इसका ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है, सब कुछ इसमें ठीक ठाक है। तो एक अच्छी खासी कंपनी है। इसी की वजह से देखिएगा तो फरवरी में 70% का रिटर्न जनरेट करके दी है, जबकि अदर कंपनियाँ क्या, ये फिर वीएसटी को देखें तो आप अभी भी करेक्शन के मोड में ही चल रहा है वो। ठीक है, लेकिन वहीं पे गॉडफ्रे बहुत अच्छा, क्योंकि इवेंचुअली कंपनी को क्या चाहिए, यदि कंपनी में अर्निंग्स आ रही हैं तो मतलब वहाँ से प्राइस उसका करंट मार्केट प्राइस वो शूट करेगा, स्टॉक प्राइस शूट करेगा। यदि अर्निंग्स नहीं आएंगी तो सारी चीज़ें बेकार है। तो ये कंपनी वहीं किया है, क्यों क्या किया है कि इसने अपनी अर्निंग्स लाई है। ठीक है, इसका टीटीएम देखिएगा, ट्रेलिंग 12 मंथ का अर्निंग्स तो लगभग 193 का बहुत अच्छा खासा इसका अर्निंग आई है। और इसका डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा 33% का डिविडेंड पे करती है। तो ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है। और चलिए और फर्दर एनालिसिस करते हैं इसकी। और देखिए, एक एफएमसीजी की कंपनी है, तो एफएमसीजी की कंपनियों में जनरली हम इसका पेग भी देखना हमको पड़ता है। तो इसका पेग देखेंगे कि पीई को यदि हम ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो उसका पेग क्या आता है, यदि 1 के आसपास आता है या 1 से कम आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन एक हमको ठीक है कंपनी के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पता चल जाता है। इसका पेग भी देखिएगा तो लगभग 1% के आसपास है। तो ठीक है ना, पी और को डिवाइड करिएगा ग्रोथ से तो मतलब दोनों लगभग इक्वल आ रहे हैं, तो अच्छा खासा ठीक है। और कंपनी में एक पॉजिटिव थिंक है कि कंपनी थोड़ा अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीई इसका अभी थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा है, लेकिन पीई महंगा लगेगा क्योंकि मार्केट ने इसको हाई पीई दिया हुआ है, क्योंकि इसका ग्रोथ जो है बहुत अधिक। आगे भी हम और कंपनियों का इसका पेयर कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ से देखेंगे कि ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि उसको पीई मार्केट अच्छा अधिक क्यों दिया हुआ है। यदि 2024 से और अभी टीटीएम ट्रेडिंग 12 मंथ का यदि हम इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो अप्रैल 2024 मार्च में लगभग आपका 4000 4,500 के आसपास का इसका सेल्स टॉप लाइन ग्रोथ था। और अभी जो टीटीएम में है 5,656 के आसपास, 5,600 या 5,700 मान लीजिए कि इसका टॉप लाइन है। वहीं पे इसका ईबीटी देखें, अर्निंग बिफोर टैक्स देखें तो वो लगभग आपको 169 से 193 हुआ है, सॉरी 1000, लगभग 1100 के आसपास से 1170 इसका हुआ है। तो 70-80 करोड़ के यहाँ से भी इसका ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स थोड़ा सा बढ़ा है, तो वो भी अच्छी बात है। ईपीएस भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, लगभग 170 से 193 के आसपास आ गया है। तो सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। कुछ कंपनी में ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, डेब्ट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है। और इसका यदि हम सीएजीआर देखें, स्टॉक प्राइस के सीएजीआर के किस स्टॉक प्राइस से बढ़ा हुआ है, यदि हम 10 साल का देखें तो 28% के सीएजीआर से बढ़ा हुआ, बहुत ही अच्छी है। यदि आप 3 साल का देखें तो 77%, 5 साल का देखें तो 37%, और अभी 1 साल के देखें तो लगभग 100% से इसका सीएजीआर स्टॉक प्राइस का बढ़ा हुआ है। तो कंपनी बहुत ठीक ठाक है, अच्छी है। इसका डिविडेंड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कुछ नेगेटिव तो है नहीं इसमें कि कोई नेगेटिविटी इस चीज़ में हमको देखें। और कंपनी अभी जो करंट प्राइस है इसका भी एक फेयर वैल्यू पे ही है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अधिक ओवर वैल्यूड हो गया है। कितना रिटर्न जनरेट करने के बाद भी कंपनी भी एक फेयर वैल्यू पे है। अभी थोड़ा सा और प्राइस गिर जाए तो ये थोड़ा अंडर वैल्यूड या मतलब एक अच्छा और अच्छे फेयर वैल्यू पे, वैल्यूएशन पे कंपनी आ सकती है, राइट। तो कंपनी में देखिए जो इक्विटी कैपिटल होता है ना, इस कंपनी ने अपना शेयर डाइल्यूट नहीं किया हुआ है। लगभग 2013 से देखिए अभी तक न अपना एक भी शेयर डाइल्यूट नहीं किया हुआ है। मतलब इसका प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, इसका जो है रिजर्व्स है वो कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 2013 से अभी तक आप देखिएगा तो अच्छा खासा रिजर्व्स भी इसने जनरेट कर लिया है। और कंपनी की बोरिंग भी धीरे धीरे कम हो रही है।
तो कंपनी ठीक है, स्टार कंपनी है, अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है। तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करती है और उसी पे हमें अपना प्लान करना चाहिए। ठीक है, कंपनी में तो कुछ ऐसा देखते नहीं हैं। और इसमें देखिए प्रमोटर्स अच्छे खासे हैं और सबसे बड़ी जो और सबसे अच्छी चीज़ हमको लगी थी कि इसी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अधिक है। वो टॉप लाइन ग्रोथ कर रही है, बॉटम लाइन ग्रोथ कर रही है, वहाँ से सेल्स ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, ईपीएस ग्रोथ अच्छा आ रहा है। ये सब के बावजूद यदि कंपनी में नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स कम हो, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इसमें निवेश करना चाहते हो। तो 78,000 के आसपास का इसका सिर्फ शेयर होल्डर है इसमें, बहुत ही कम शेयर होल्डर है। एज़ पर माई एनालिसिस मतलब ये कंपनी इसीलिए शायद अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कम क्यों है, क्योंकि कंपनी ने अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया हुआ है। जब मार्केट में फ्री फ्लोट कम होते हैं तो कंपनी स्ट्रांगनेस मानी जाती है। तो ठीक है, यहाँ से कम शेयर होल्डर कम है तो अच्छा, मतलब अच्छी बात है। यहाँ पे निवेश करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि यदि 78,000 फाइनली जो हमारा पैट आता है ना, उसी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर से, तो मतलब तो क्या आते हैं वहीं पे नंबर ऑफ़ शेयर, मतलब शेयर से, तो हम वहीं से एक एक शेयर पे कितना हमको अर्निंग्स जनरेट होती है वही वहाँ से निकल के आती है। तो जब अधिक शेयर्स होंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा ईपीएस भी कम होगा। यहाँ पे तो वही इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से हमको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने मिल मिल रहा है कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स कम है यहाँ पे। ठीक है? तो ठीक है। और कंपनी ठीक-ठाक है, थोड़ा-सा ये अभी पीई महँगा है। हाँ, अब बात है कि पीई मार्केट ने इसको अधिक क्यों दिया हुआ है। तो देखिए, यदि इसकी जो पीयर्स कंपनियाँ हैं आईटीसी और आपका वीएसटी इंडस्ट्रीज़ है, तो इन तीनों में सबसे अधिक पीई किसका है? फिलिप्स गॉडफ्रे का। ठीक है? डिविडेंड सबसे कम यही देती है कंपनी। और आरओए 13% का जनरेट करती है, रिटर्न ऑन एसेट से 13% का गॉडफ्रे रिटर्न जनरेट करके देती है। 13% का रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है ऑन एसेट्स, फिर भी ये पीयर कंपैरिजन में कम है। ठीक है? और इसका आरओई देखिएगा तो आरओई भी इसका कम है अदर कंपनियों का, जैसे आईटीसी वगैरह का आरओई अच्छा खासा होता है। और अब मेन चीज़ आती है कि अब इसको मार्केट ने हाई पी क्यों दिया हुआ है, कि हाई पी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत अधिक है। एक दूसरी, इस कंपनी का सारे पेयर्स में सबसे अच्छा ग्रोथ किसी कंपनी का है, तो वो किसका ग्रोथ है? वो गॉडफ्रे फिलिप्स का है। तो यहीं पे यही चीज़ें आके बाकी चीज़ों को फ़ेल कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छा है। जब कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो मार्केट ने इसको पीई भी थोड़ा अधिक दिया हुआ है। और तीसरी चीज़ है कि इसकी अर्निंग्स भी अच्छी खासी है। ठीक है? इसकी ईपीएस भी ठीक-ठाक है, ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा खासा है, जिसकी जो एक और मेन वजह है कि इसको मार्केट ने अच्छा पीई दिया हुआ है। ठीक है? तो कंपनी में कुछ ऐसा नेगेटिविटीज़ तो हमको दिखी नहीं कि जिसकी वजह से और कि हम कह सकें कि मार्केट में थोड़ा-सा कुछ नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ वही था कि मार्केट में थोड़ा इसका पी अधिक दिया हुआ था। आप मतलब कोई इसमें थोड़ा-सा और पी इसका करेक्ट हो यहाँ से, तो जैसे अभी 29-30 का पी चल रहा है, तो यदि 25 के आस-पास का पी आ जाता है, तो एक बेस्ट कंडीशन में ये हो सकता है। ठीक है? वहाँ से या ठीक है। और बाकी तो कोई तो हम बता नहीं सकते कि कब इसमें निवेश करना चाहिए, अब कब कर नहीं करना चाहिए। ठीक है? ऐसी तो हमारी अथॉरिटी है नहीं कहने की। और बाकी ठीक-ठाक कंपनी है और कुछ ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है बताने को जो हम बताएँ। इतने एनालिसिस से ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि प्राइस फाइनली देखिए, मेरा मोटिव ये था कि इसका जो प्राइस शूट कर रहा है, ग्रोथ रेट लगभग 1 साल में 9 महीने में या 1 जनवरी से अभी तक का देखें तो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है, जबकि निफ्टी फेल कर रहा है। तो ये क्यों रिटर्न जनरेट करके दिया है, ये मेरा बताने का मेन मोटिव था। आशा है कि शायद आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी इससे, आप बेटर आइडिया ले पाइएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।